vectors in 3D. जैसे कोई वेक्टर अगर ऐसे दिया हो, सपोज ए आई के प्लस बी जे कैप प्लस सी के, इसका ये मतलब होता है कि उस वेक्टर का x कंपोनेंट a है, y कंपोनेंट b है और z कंपोनेंट c है। तो अगर हम ना इस वेक्टर को ड्रॉ करना चाहें, बस मैं बता देता हूं कि ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। x एक्सिस में ये हो गया 0 से लेकर 1, y एक्सिस में 0 से लेकर b तक और z एक्सिस में 0 से लेकर c तक। तो ये जो 3 एक्सिस है ना, हम इन तीनों में मिलाकर एक इस तरह से क्यूबॉइड बना सकते हैं। देखो, देखो ये ना एक क्यूबॉइड बन गया। अब ये ऐसा क्यूबॉइड है कि इसकी x वाली साइड a के बराबर है, y वाली साइड b के बराबर और z वाली साइड c के बराबर। अब अगर इस क्यूबॉइड में ना हम ओरिजिन से जो इसके सामने वाला ये बॉडी डायगोनल है ना, इनको जोड़ दें, तो ये हमको आर वेक्टर देगा। तो डायग्रामेटिकली इस तरह से आर वेक्टर होता है। अब ये जो आर वेक्टर है, देखो ये सपोज जो एक्स एक्सिस है उसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, जो वाई एक्सिस है उसके साथ बीटा और जो जेड एक्सिस है उसके साथ गामा। तो सबसे पहली चीज तो कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये जो अल्फा बीटा गामा है, तो अगर हम सपोज, अच्छा एक कन्वेंशन ऐसा मान रखा है कि अल्फा मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल, बीटा मतलब वाई एक्सिस के साथ एंगल और गामा मतलब जेड एक्सिस के साथ एंगल। तो जो कॉस अल्फा होगा वो होगा जो भी एक्स कंपोनेंट है, यहां एक्स कंपोनेंट कितना है ए, अपॉन जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से जो y कंपोनेंट होगा, मतलब y एक्सिस से जो एंगल होगा बीटा, तो कॉस बीटा होगा जो y कंपोनेंट है अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसी तरह से जो z एक्सिस के साथ है वो होगा जो z कंपोनेंट है अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होते हैं, इनको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। और इनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहीं पर अगर कॉस की जगह साइन होता बाई चांस, तो उनके साथ भी ये प्रॉपर्टी है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। So I think we can do some questions also. Yes, sir. Yes, sir. जैसे ये एक क्वेश्चन है, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.4 i कैप प्लस 0.6 j कैप प्लस वैल्यू, तो जो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड 1 और ये कितना है 1 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.16 प्लस 0.36 प्लस एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.52 प्लस एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 0.52 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्क्वायर 1 ही होगा। तो एल्फा स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 0.52 यानी 0.48। तो एल्फा की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 0.48।
ये एक और सवाल है, इसमें लिखा है इफ अ वेक्टर बी इज एडेड टू ए, द रिजल्टेंट इज 6i cap plus 1j cap. If b is subtracted from a, the resultant is minus 4i cap plus 7j cap. Then magnitude of a. So when b and a are added, so it means that a plus b. So the answer is 6i cap plus j cap. When b is subtracted from a, it means a minus b. So it is minus 4i cap plus 7j cap. So if we add both of them, so a and a will give us 2a and b and p will cancel. So this will be 2i cap plus 8j cap. So a will be equal to I cap plus सर सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन में 48 कैसे आया? 1 में से माइनस कर दिया। तो a की वैल्यू आ गई आई कैप प्लस 4j कैप। तो जो मैग्नीट्यूड हुआ a का स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16 यानी रूट 17। तो रूट 17 जो है वो 4.1 हो जाएगा। This is the next question. The sum of two vectors is 18 and smaller one has magnitude of 5. If the resultant is at 90 degree with the smaller vector, then magnitude of the resultant is. दो वेक्टर्स हैं जिनका सम 18 है और जो छोटा है उनमें से उसका मैग्नीट्यूड 5 है। अगर रिजल्टेंट स्मॉलर वेक्टर से 90 डिग्री पर है तो बताओ कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो जैसे ये कह रहे हैं ना कि दो वेक्टर्स का सम 18 है, इसका मतलब कि पहले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है प्लस दूसरे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 18 है ना। इसको ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी 18। स्मॉलर वन 5 है, तो अगर मैं स्मॉलर वन a को मान लूं तो यानी कि 5 प्लस बी इज इक्वल टू 18। तो दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 13। लेकिन उन्होंने कोई दूसरे का मैग्नीट्यूड थोड़ी पूछा, उन्होंने तो पूछा है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। तो अब एक चीज देख, और वाला तो जब मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूंगा
देखो ये 5 और ये 13, तो पैरेललोग्राम ऐसे बन गया। ये वाला भी 13, ये वाला भी 5 और ये रिजल्टेंट। यहाँ 5 और 13 के बीच का एंगल थीटा है सपोज, ठीक है। अब उन्होंने कहा है रिजल्टेंट 5 वाले से परपेंडिकुलर है, यानी ये। तो क्या पूछा गया है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। अब सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि रिजल्टेंट ने 5 वाले से जो एंगल बनाया वो 90 है। तो अगर मुझे tan 90 लिखना, तो जो वेक्टर में एंगल का फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था कि ये 5 वाले से एंगल है, तो 5 वाला यहाँ अलग से आ जाता था, और जो 13 वाला है उसके साथ ऊपर साइन थीटा आता था और नीचे कॉस थीटा आता था। अब tan 90 कितना होता है? इन्फिनिटी। तो 13 साइन थीटा अपॉन 5 प्लस 13 कॉस थीटा इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो कोई भी चीज का आंसर इन्फिनिटी तब आएगा ना जब डिनोमिनेटर 0, यानी कि 5 प्लस 13 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू -5/13। तो जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो आना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b एंड cos थीटा मीन्स -5/13। तो ये बन जाएगा, कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 169 और -50, तो आर आ गया 25 और -50, तो -25 हो जाएगा, तो 169 माइनस 25 144 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू 12 आ गई। सर इसको पाइथागोरस थ्योरम से नहीं लगा लेते? मतलब यस सर। बोलो बोलो कैसे? ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, जो आप बनाए हैं यहाँ पे। हाँ हाँ लगा सकते हो। ये कह रहे हो ना कि ये 5, ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। पर मैंने तो सोचा कि फॉर्मूले वाइज बता दूं, वैसे उससे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। सही कह रहे हो। यस सर, इजी हो जाएगा उससे। ठीक है। यस सर, उससे भी 12 ही आ रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर, यस, अब जो टेस्ट आ रहे हैं उसके रिवीजन के लिए कैसे प्रोसीड करें, लाइक यूनिट्स इन मेजरमेंट्स या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन रिवाइज करना है तो? रिवाइज तो बेटा बस आप पैकेज के सवाल लगा लो मेरे ख्याल में, और क्या आपको अलग से करना है? हाँ, वही लाइक क्वेश्चंस अब कैसे लगाएं, क्योंकि जो पैकेज के थे वो तो सारे क्वेश्चंस हो गए, जब आपने चैप्टर कराया था तो हो सात गए। सात तो हो गए थे। फिर जैसे जो ये वाले टेस्ट होंगे ना फोर्टनाइटली, हाँ जी सर। उसके लिए तो पता मतलब ये मत करना कि बहुत एक्स्ट्रा कुछ कर रहे, बस अपने जो तुमने पहले किया ना हाँ वो ही देख लेना। एग्जैक्टली। हम्म। और तो करना सर यही हो सकता है कि पैकेज के क्वेश्चंस ही फिर से कर लें? हाँ मतलब फिर से अब करने का क्या है, अ, अगर पहले किए ही हुए हैं तो बस देख लो उनको। सर और मोशन सर एंड मेरा स्ट्रेट। सर
हाँ बोलो बेटा हाँ। बोलो। इससे टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? टेस्ट, अरे यार कितने भी मार्क्स का हो, अब हर बार का चेंज हो जाता है तो मतलब। सर मेरा सर आई ट्विटर लॉगिन नहीं हो रहा। आई ट्यूटर लॉगिन नहीं हो रहा तो तुम गलत डाल रहे होगे पासवर्ड और सब। सर सब चीज सही डाल रहा हूँ सर, ऐसा जब नहीं भी है, नहीं हो रहा। तुम ऐसा सोच रहे होगे कि सही डाल रहे हो। पहले उसको एक काम करना, लिखना तुम अपने पेपर पे पासवर्ड और यूजर आईडी, फिर डालना। हाँ बोलो। सम मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के नीट बूस्टर क्वेश्चंस में ग्राफ वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। तो प्रॉब्लम हो रही है तो तुम भेज देना, मैं उन्हें सॉल्व करके दे दूंगा। मुझे भी। ये 16। जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो भेज दे। ओके सो ठीक है, और कोई बात? चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, देखो। 3 vectors a, b and c are such that a vector is equal to b vector plus c vector and their magnitudes are in the ratio 10:8:6 respectively, then the angle between a and b is। a वेक्टर जो है वो b वेक्टर प्लस c वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब अगर हम पहले a बनाएं, b बनाएं, फिर c बनाएं, तो a ये बनेगा, अब इन्होंने पूछा है, ये तो हो गया ट्रायंगल लॉ से, और अगर आप पैरेललोग्राम लॉ लगाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि सपोज ये B, ये C, ये A। ठीक है ना, ये देखो दोनों तरीकों से हम बना सकते हैं रिजल्ट। अब B और C के बीच का एंगल सपोज थीटा है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो A होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब A, B और C 6, तो A को अगर मैं 2bc cos थीटा नहीं होना चाहिए? ओ सॉरी 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी कॉस थीटा। ए को अगर मैं 10x मान लूं तो b को मैं 8x मान लेता हूं और c को 6x मान लेता हूं। तो a की वैल्यू 10x का स्क्वायर, ये 10x इक्वल टू अंडर रूट 8x का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8x इंटू 6x इंटू कॉस थीटा। इससे 10x आएगा, 64 and 36, it will again give us 100, so 100x square plus 96x cos theta, squaring both the sides we get 100x square is equal to 100x square plus cos theta। तो ये तो कैंसिल हो गए, तो 0 इज इक्वल टू, तो cos थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू यूज द टोटल बिग फॉर्मूला, है ना, मतलब हो सकता है कई बार हमें सवाल देख के रियलाइज हो जाए कि इसमें तो ये एंगल होगा, वो बात अलग है, लेकिन मैं जनरल बता रहा हूँ। अब उसके बाद उन्होंने पूछा एंगल बिटवीन ए एंड बी,
सर यहाँ पे 96 मान लो x एंगल स्क्वायर बिटवीन होगा। ए एंड बी सर अल्फा है। यस 96 x स्क्वायर थीटा cos थीटा आएगा। यस सर 96 x स्क्वायर tan आएगा सर। tan अल्फा होगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो tan अल्फा हो जाएगा b sin थीटा मीन्स 8x sin 90 इज 1 अपॉन a यानी 10x प्लस b यानी 8x और cos 90 0। तो 8x बाय 10x 4/5 tan अल्फा 4/5। तो इसका मतलब सॉरी मैंने एक्चुअली गलती से ना a प्लस बी लिख दिया। इसको मुझे c प्लस बी लिखना चाहिए था, है ना, क्योंकि c और b के बीच का एंगल है ना। c कितना है 6x। तो ये बन जाएगा यानी 8/6 यानी 4/3। तो tan अल्फा 4/3 तो अल्फा कितना 53 डिग्री। देख लो यार सॉल्यूशन। सर ये टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कैसे ली आपने? tan अल्फा की वैल्यू यस सर। अच्छा बेटा ये देखो ना, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब फॉर्मूला शायद मैंने गलत लिख दिया है, ऐसा है क्या? मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया आपको कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया सर। पढ़ाया था? सर यस सर प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। यस सर। tan अल्फा यहाँ एक्चुअली मैंने ये बताया शायद होगा, पता नहीं, कि ये जो अल्फा है ना, जैसे ये b के साथ एंगल है तो हम लोग क्या करते हैं b को खाली छोड़ देते हैं और ऊपर जो c है ना उसके साथ लिखते हैं साइन थीटा और नीचे जो c है उसके साथ लिखते हैं cos थीटा। तो इस हिसाब से ये था एक्चुअल फॉर्मूला। इस हिसाब से c 6x दिया है तो 6x साइन 90 इज 1 अपॉन b कितना है 8x प्लस c cos थीटा यानी 6x cos 90 इज 0। तो 6x अपॉन 8x यानी 3/4 आया यार tan अल्फा। तो अल्फा 37 यानी डिग्री। 37 डिग्री आ गया। ठीक है ना? क्या सर सर आई ट्यूटर ऐप बस उसी फोन में खुलेगा जिससे रजिस्टर कराया है कि किसी भी फोन में खुल जाएगा? यार मेरे ख्याल से खुल जाना चाहिए। सर मेरे में नहीं खुल रहा। तुम एक काम करो, वहां बात करना फोन करके, ठीक? ये अगला सवाल है। इसमें देखो क्या होगा।
लिखा है 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज शोन इन द फिगर, देन द रिजल्टेंट फोर्स इज ऑफ। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि एक 8 न्यूटन है, एक 2 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है और ये 6 न्यूटन है। 8 न्यूटन वाली फोर्स बिल्कुल 4 न्यूटन के ऑपोजिट है। इसका मतलब 8 और 4 बिल्कुल ऑपोजिट है, तो 8 और 4 कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ एक 4 बचेगा यहां पर, जो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। इसी तरह से यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो 2 और 6 भी कैंसिल हो जाएंगे और एक 4 यहां बचेगा। और अगर इधर वाला 30, यस सर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक तरीका तो ये है कि आप इनके बीच का एंगल निकाल के रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दें। एक और तरीका ये है कि कंपोनेंट्स ले लें, जैसे 4 का इस तरफ 4 cos 30 और इस तरफ 4 sin 30, 4 sin 30, इस वाले 4 का इस तरफ 4 cos 30, cos 30 और 4 sin 30. sin 30। अब हम देख सकते हैं कि ये वाले 4 cos 30 और ये वाला 4 cos 30 तो कैंसिल हो जाएगा। तो 4 sin 30 और 4 sin 30 मिलकर 8 sin 30 हो जाएगा। तो दिस विल बी द नेट रिजल्टेंट एंड इट विल बी अलोंग द निगेटिव एक्स एक्सिस। तो पहले तो ये है निगेटिव एक्स एक्सिस और ये है निगेटिव एक्स एक्सिस। कितना हो जाएगा ये 8 sin 30 इज 1/2, तो 4 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हो गया। अब हम ये वाला सवाल देख सकते हैं। अभी इसमें लिखा है इन केस ऑफ 3 वेक्टर्स which set of their magnitudes cannot have zero resultant। देखो जीरो रिजल्टेंट तब होगा जब या तो ऐसा हो, देखो सपोज ये है पहला वेक्टर, ये है दूसरा वेक्टर और ये है तीसरा वेक्टर, यानी कि घूम फिरकर वहीं आ गए। तो इस केस में हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी, अब ऐसे केस में जो c की लेंथ होगी ना वो a और b की लेंथ के बराबर हो सम की। और ऐसा भी हो सकता है कि एक वेक्टर हो a, एक वेक्टर हो b और एक वेक्टर हो c, यानी ट्राइंगल बना लें। ट्राइंगल जब बनाते हैं ना तो ट्राइंगल में ये कंडीशन होती है कि किसी भी एक साइड की लेंथ बाकी दोनों साइड्स से छोटी होती है सम से, यानी कि a जो है ना इट विल बी लेस देन b प्लस सी, b जो है इट विल बी लेस देन a प्लस सी एंड c जो है इट विल बी लेस देन b प्लस a। तो अब जैसे हम पहला देखते हैं तो या तो इक्वल टू आना चाहिए या लेस देन आना चाहिए, ठीक है। अब देखो पहला देखो, अगर ये जीरो रिजल्टेंट देंगे ना तो हर एक साइड बाकी दोनों के सम से कम आनी चाहिए या बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो ये 10 है तो बाकी दोनों को जोड़ दो तो 20, तो 10 20 से कम हो सकता है। बीच वाला देखो 10, बाकी दोनों को जोड़ दो 20 कम है हो सकता है,
लास्ट वाला देखो 10, बाकी दोनों को जोड़ दो 20, तो ये भी पॉसिबल है। तो दिस कैन हैव 0। इसको देखो, 10 और 10 को जोड़ा 20 के बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 और 20 को जोड़ा 10 से बड़ा आ गया, सही है। 10 और 20 को जोड़ा 10 से बड़ा, मतलब बराबर आ गया, बड़ा आ गया, हो सकता है। तो दिस कैन बी 0। इसको देखो, 10 और 20 को जोड़ा 30, 20 से बड़ा है, पॉसिबल है। 20 और 20 को जोड़ा 40, 10 से बड़ा है, पॉसिबल है। 10 और 20 को जोड़ा 30, 20 से बड़ा है, पॉसिबल है। तो इट कैन हैव 0। इसको देखो, 10 और 20 को जोड़ा तो इस 40 से कम आ गया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमने यही पूछा था, इट कैनॉट हैव 0 रिजल्टेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हो गया होगा। यस सर। Yes, sir. यस। तो अब इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पर, जो है सर प्लीज थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो। मोशन इन अ प्लेन विथ लो, थैंक यू सर। तो अगला टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे मोशन इन अ प्लेन अगर है, ठीक है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो खैर एक पर्टिकुलर टॉपिक हो गया। पहले हम थोड़ा सा जनरल पढ़ लें। जैसे कोई भी पार्टिकल है, अगर वो किसी प्लेन में रखा है, तो सपोज पहला पॉइंट यहाँ पे जो होता है वो होता है पोजीशन वेक्टर। जैसे ये एक्स है, एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब सपोज देर इज अ पार्टिकल पी which has coordinates x, y, z। तो अगर हम एक ऐसा वेक्टर बनाएं जो इस पार्टिकल की पोजीशन, ऐसा वेक्टर जो इस पार्टिकल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन दे पाए, तो इस आर वेक्टर को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। और अगर ये जो पार्टिकल है इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z, तो r वेक्टर कैन बी रिटन एज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप।
पोजीशन वेक्टर के बाद अगला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। पहले एक पार्टिकल किसी पोजीशन 1 पे था जहां इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 थे। तो इसका ये पोजीशन वेक्टर था r1। फिर ये पार्टिकल यहां से चलते हुए किसी पॉइंट नंबर 2 पे आ गया, x2, y2, z2। ये इसका पोजीशन वेक्टर r2 हो गया। तो हम लोग r1 को लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी तरह से हम r2 को लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो जो डिस्प्लेस joining the initial and the final points। Yes, sir. तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर। तो ये जो डेल्टा आर है यानी डिस्प्लेसमेंट, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो वी कैन राइट दिस डेल्टा आर एज, अगर हम R2 में से R1 माइनस करें तो हम इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इसका मतलब डेल्टा आर को लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पार्टिकल किसी प्लेन में चलेगा तो उसका एक्स भी बदल सकता है, वाई भी बदल सकता है और जेड भी बदल सकता है। तो जो भी एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो उसको आई कैप के साथ लिखेंगे, जो वाई में डिस्प्लेसमेंट हो उसको जे कैप के साथ, और जो जेड में डिस्प्लेसमेंट हो उसको के कैप के साथ। डिस्प्लेसमेंट के बाद अगला पॉइंट है एवरेज वेलोसिटी।
जो एवरेज वेलोसिटी वाला वेक्टर होता है इट इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। यानी अगर पार्टिकल टाइम t1 पे पोजीशन वेक्टर r1 था और टाइम t2 पे पोजीशन वेक्टर r2 था, तो वी कैन राइट दिस v एवरेज एज r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। अब इसी को अगर हम जैसे अभी अभी हमने r2 और r1 की वैल्यूज लिखी थी, तो हम v एवरेज को लिख सकते हैं x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अब इसी में अगर ये जो डिनोमिनेटर है इसको सब अलग अलग करने, तो v एवरेज को लिखा जा सकता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी जे कैप प्लस डेल्टा z अपॉन डेल्टा टी के कैप। अब यहां पर ये जो डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, इसको हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस। जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस। और जो डेल्टा z अपॉन डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी अलोंग द z एक्सिस। तो द एवरेज वेलोसिटी ओवरऑल वी कैन राइट एज जो x एक्सिस वाली वेलोसिटी है उसको i कैप के साथ, जो y एक्सिस वाली वेलोसिटी उसको j कैप के साथ, और जो z एक्सिस वाली वेलोसिटी उसको k कैप के साथ। और यहां पर एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्शन वही होता है जो डिस्प्लेसमेंट का होता है, यानी द डायरेक्शन ऑफ एवरेज velocity is same as डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमने जो डायग्राम अभी बनाया था, इस डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट आपको ये रेड कलर के वेक्टर से दिख रहा है, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसका भी डायरेक्शन यही होगा, वही डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट का। एवरेज वेलोसिटी के बाद अगला पॉइंट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में मैं लिख देता हूं कि व्हेन वी डिफरेंशिएट r with respect to t, position vector with respect to time, we get instantaneous velocity। ये जो instantaneous velocity, इसको हम ये लिख सकते हैं d r by dt। अब जैसे r जो था वो ये था ना, ये, तो जब v हमें r को डिफरेंशिएट करने से मिलेगा तो आई कैन राइट v एज dx अपॉन dt आई कैप प्लस dy अपॉन dt जे कैप प्लस dz अपॉन dt के। अब यहां पर ये जो dx अपॉन dt है इसको लिखा जा सकता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। जो dy अपॉन dt है इसको लिखा जा सकता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। और जो dz अपॉन dt इसको लिखा जा सकता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द z एक्सिस। सो वी कैन राइट v वेक्टर एज vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k। और यहां पर एक ये पॉइंट और हम लिख सकते हैं कि द instantaneous velocity is directed along the tangent to the path of the particle। The instantaneous velocity is directed along the tangent to the path of the particle। मतलब अब जैसे सपोज एक मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें क्या है कि अगर हम कोई कई सारे पॉइंट्स ले लें, सपोज एक पॉइंट ले लिया 1, एक और पॉइंट ले लिया 2, एक और ले लिया 3, कोई और ले लिया 4, और इस तरीके से जा रही है, तो हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट के अलोंग v1 v2 v3 और v4। एक और मोशन होता है सर्कुलर मोशन। अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में सपोज ये 4 पॉइंट है, ठीक है, और पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जब टेंजेंट बनाएंगे तो हर पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी ना वो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन देगी।
इसके बाद आता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता है ये, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर किसी टाइम t1 पे पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है और किसी दूसरे टाइम t2 पर पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 होगा। अब इसी चीज को ये भी लिख सकते हो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अब क्या है कि देखो वेलोसिटी भी x y z तीनों एक्सिस के अलोंग है, तो एक्सेलरेशन को भी x y और z तीनों एक्सिस के अलोंग ब्रेक किया जा सकता है। जैसे अगर मुझे x एक्सिस में एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं लिख सकता हूं कि फाइनल वेलोसिटी x वाली माइनस इनिशियल वेलोसिटी x वाली अपॉन t2 माइनस t। y एक्सिस में एक्सेलरेशन चाहिए तो फाइनल वेलोसिटी y वाली माइनस इनिशियल वेलोसिटी y वाली अपॉन t2 माइनस t1। और अगर मुझे z एक्सिस में एक्सेलरेशन चाहिए तो फाइनल वेलोसिटी z वाली माइनस इनिशियल वेलोसिटी z वाली अपॉन t2 माइनस t1। मतलब पूरा मोशन इन अ प्लेन एक्चुअली इस लॉजिक पर बेस्ड है कि जो कुछ x एक्सिस के अलोंग हो रहा है उसको i कैप के साथ लिख दो, जो कुछ y एक्सिस के अलोंग हो रहा है उसको j कैप के साथ लिख दो, और जो कुछ z एक्सिस के अलोंग हो रहा है उसको k कैप के साथ लिख दो। वैसे अगर हमको एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वो होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का होगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ average acceleration is the same as change in velocity। एवरेज एक्सेलरेशन के बाद जो अगला है वो है सर थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डन सर। तो अगला टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसमें हम लिख देते हैं कि इफ v differentiate velocity
with respect to time, we get instantaneous acceleration. मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं dv/dt। अब इसमें भी वही लॉजिक है कि अगर x वाली वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो x वाला एक्सेलरेशन आएगा, अगर y वाली वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो y वाला एक्सेलरेशन आएगा, और अगर z वाली वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो z वाला एक्सेलरेशन आएगा। अब अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो हम ये देख सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इट इज dv/dt। dv मींस वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एज वी ऑलरेडी नो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। तो सपोज कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अब किसी एक टाइम पर सपोज उसकी वेलोसिटी v1 है। अगर हम बहुत जरा सी और देर के बाद देखें, सपोज ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पे टाइम है t, और बिल्कुल इसके बगल में एक और पॉइंट है जहां पे टाइम हो गया t+dt। तो टेंजेंट बनाएंगे ऑब्वियसली। तो इफ वी मेक द टेंजेंट, दिस विल बी v2, तो v1 और v2। अब हमें ये निकालना है, क्योंकि ये v2 माइनस v1 ही इस केस में dv होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला लॉजिक लगाते हैं। v2 माइनस v1 को लिख सकते हैं v2 प्लस माइनस v1। तो व्हाट वी डू इज, जैसे v2 है, अब v2 को मैं ऐसे बना देता हूं यहां पे, और v1 है, v1 को ऐसे बना देता हूं, थोड़ा सा v1 इससे ऊपर है, इस तरह। तो अब मैं अगर v2 मतलब v1 को माइनस v1 करूं तो मुझे सिर्फ क्या करना है कि इसको अपोजिट कर देना है, ऐसा। माइनस v1। अब मुझे ये जो v2 है और माइनस v1 है इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो निकालते हैं रिजल्टेंट। तो ये बन गया v2, पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे हैं, ये बन गया
माइनस V1, तो जो रिजल्टेंट आया V2 और माइनस V1 का वो ये आया, देखो dv। अब dv अगर ये आया, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो भी इस डायरेक्शन में। अब आप एक चीज देखिए, V1 का जो डायरेक्शन है आपको दिख रहा है, V2 का डायरेक्शन भी आपको दिख रहा है। अब जो एक्सेलरेशन है ना तो वो V1 की तरफ है ना वो V2 की तरफ है, अच्छा ना ही वो उसके उल्टा है। मतलब जो एक्सेलरेशन होता है ना वो ऐसा नहीं है कि अलोंग द वेलोसिटी हो या अपोजिट टू द वेलोसिटी हो या परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी हो, ऐसा नहीं है। इट कैन मेक एनी एंगल विद द वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन के बारे में हमको एक पॉइंट याद रखना चाहिए, द स्पेसिफिकली फॉर इंस्टेंटेनियस बता रहा हूं, द एक्सेलरेशन कैन मेक any angle with the velocity। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ कोई भी एंगल बना सकता है। क्यों ऐसा, क्यों कोई भी एंगल बना सकता है? क्योंकि अगर आप ना वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी एक वेक्टर है। अगर ये एक वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब एक्सेलरेशन ये जानता है कि अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करूं तो भी मैं वेलोसिटी को बदल सकता हूं, और अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करूं तो भी मैं वेलोसिटी को बदल सकता हूं। तो इसलिए एक्सेलरेशन अपने दो कंपोनेंट कर देता है। एक ऐसा कंपोनेंट करता है जिसका काम सिर्फ मैग्नीट्यूड को बदलना होता है, और एक ऐसा कंपोनेंट जिसका काम सिर्फ डायरेक्शन को बदलना होता है। तो मैं यहां लिखता हूं कि एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका सिंबल हम लिख सकते हैं AT, और इसका काम क्या है? इट इज यूज्ड टू चेंज ओनली द magnitude of velocity। It is used to change only the magnitude of velocity। इसलिए कई बार हम इसको ये भी कह देते हैं कि AT जो होता है ना, इट इज रेट
of change of speed। अब जैसे वेलोसिटी v है तो स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस केस की बात करें तो ये स्पीड होगी। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है ना, d/dt ऑफ मॉड v, ये होता है 8। तो कहीं भी ऐसा आपको लिखा दिखे कि d/dt ऑफ मॉड v, तो इट मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की खास बात यह है कि ये या तो उसी तरफ लगेगा जिस तरफ वेलोसिटी है, या फिर वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा। ठीक है, मतलब सपोज कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यहां भी बना देता हूं दूसरा, और किसी पॉइंट पर वो यहां पे है, ये इस तरीके से उसकी पाथ है, तो वेलोसिटी तो ऑब्वियसली दोनों ही केसेस में ऐसे होगी। पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, हो सकता है किसी केस में वो इस तरफ हो, और हो सकता है दूसरे केस में वो इस तरफ। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसी तरफ होगा जिस तरफ वेलोसिटी है, तो इस केस में स्पीड इंक्रीजेस, और दूसरे केस में अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो स्पीड डिक्रीजेस। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अलावा जो दूसरा कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्री, जिसका सिंबल AC लिख सकते हैं। इसका क्या काम? इट इज यूज्ड टू change the डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। इसकी एक और खास बात है, इट इज ऑलवेज perpendicular to the velocity। अब जैसे सपोज कोई ऐसा केस है, देखना, अब मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, ये 1, यहां पर वेलोसिटी सपोज v1, ऐसे ही एक पॉइंट में यहां ले लेता हूं 2, यहां पर वेलोसिटी v2, एक और पॉइंट में यहां ले लेता हूं 3, और यहां पर वेलोसिटी v3। तो इन 3 पॉइंट्स पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर तो होगा, पर किस तरफ होगा? तो एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम पार्टिकल को मोड़ना है। तो
पहले केस में पार्टिकल हम देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, तो पहले केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे होगा। दूसरे केस में हम देख सकते हैं कि पार्टिकल वेलोसिटी से नीचे की तरफ मुड़ रहा है, तो दूसरे केस में ऐसे हो जाएगा। तीसरे केस में हम देख सकते हैं कि ऐसा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हर केस में ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वो कैसा होगा, ठीक है, ये भी हम देखते हैं। जैसे आप अगर यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें तो जब भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है तो हमेशा पार्टिकल एक कर्व्ड पाथ में चल रहा है। अब जैसे ये 1 है, 1 को देखना, 1 पे कर्व्ड है पाथ। अगर हम चाहें इमेजिन करें तो हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर एक इमेजिनरी सर्कल है। एक्चुअली में देयर इज नो सर्कल, ओनली वी आर इमेजिनिंग कि भाई ये जो कर्व्ड पाथ है ये किसी सर्कल का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। दिस इज द इमेजिनरी सर्कल। ऐसे ही यहां पर सेकंड केस में हम देख सकते हैं कि ये जो है ये किसी इस तरह के सर्कल का हिस्सा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कर्व्ड पाथ को किसी सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा मान सकते हैं। तीसरा जो है इसमें भी ये कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा कर्व्ड हुई, जैसे फर्स्ट केस था उसमें बहुत ही ज्यादा कर्व है तो सर्कल का रेडियस छोटा हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा कर्व नहीं है, थोड़ा प्लेन टाइप का है, तो सर्कल का रेडियस बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो गया सर्कल का रेडियस। ये देखिए, ये जो इमेजिनरी सर्कल हम लोग बना रहे हैं ना अपने मन से, इन सर्कल्स का नाम होता है सर्कल ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब जो वो पाथ, जो मुड़ी, उसको कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। और इन सारे सर्कल्स का, अच्छा जैसे ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, इस सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इनके जो रेडियस होंगे, ये R3 ले लेता हूं, ये R2 ले लेता हूं, इसको R1 ले लेता हूं, ये कहलाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना किसी भी जगह पर, वो होता है v² r, जहां v क्या है, जो भी मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, और r क्या है, उस जगह पर जो सर्कल हम बना पा रहे हैं उस सर्कल का रेडियस। ये है कि हो सकता है कि एक्चुअल में सर्कल एग्जिस्ट ना करता हो, तो आप खुद से इमेजिन करके बना सकते हैं।
तो हमने ये देखा कि दो तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक टैंजेंशियल। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि ये वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एक टेंजेंशियल है जो हमेशा या तो उसी तरफ होता है या अपोजिट होता है। ठीक है, तो जो टोटल एक्सेलरेशन होता है, टोटल एक्सेलरेशन, जिसको कि हम सिर्फ ए से डिनोट कर सकते हैं, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। और ये टोटल एक्सेलरेशन, जैसा कि हमने देखा कि कोई भी एंगल बना सकता है। अब जैसे मान लो एक्सेलरेशन, ये इस केस में वेलोसिटी v दे रखी है, एक्सेलरेशन कुछ a एंगल बना रहा है, मतलब एक्सेलरेशन a है और सपोज वो कुछ थीटा एंगल बना रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो a है इसका एक कंपोनेंट ले सकते हैं a cos थीटा और एक और कंपोनेंट ले सकते हैं a sin थीटा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि a cos थीटा इज इन द सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी। तो ये जो a cos थीटा है ये AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाएगा, और ये जो a sin थीटा है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो आप ये बताइए कि आपको क्लियर हुआ सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, और अगर टोटल एक्सेलरेशन दिया हो तो कैसे सेंट्रीपिटल पता करें और कैसे टेंजेंशियल पता करें। यस सर। Yes, sir. अब Yes, sir. जो हमारा ओरिजिनल टॉपिक था वो तो था इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम और पोजीशन, इट इज ऑलवेज हैविंग द सेम वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो पहला इक्वेशन हम लोग ये लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एट। ये जो इक्वेशन, इस इक्वेशन का बेसिक मतलब ये है कि हम लोग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों में अलग अलग करके लिख सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। इसी तरह से vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। इसी तरह से vz इज इक्वल टू uz प्लस az इंटू टी। ये फाइनल वेलोसिटीज लिखी हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे वही इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। बस क्या है कि अलग अलग एक्सिस में अलग अलग इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद सेकंड ये कि डेल्टा आर यानी डिस्प्लेसमेंट, इट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका भी मतलब यही है कि x एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लिख सकते हो x वाली वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ax t स्क्वायर।
डेल्टा वाई को लिख सकते हो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डेल्टा जेड को लिख सकते हो यू जेड टी प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर। एक एक्सिस का मोशन दूसरे एक्सिस के मोशन की बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जिस एक्सिस में मोशन हो रहा है हम उस एक्सिस में बड़ी आसानी से इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। और एक तीसरा इक्वेशन जो है ये असल में डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है। मतलब एक्चुअल इक्वेशन जो है बिल्कुल रियल इक्वेशन में आपको लिखवा देता हूं, वो होता है वी वेक्टर, जैसे हमने तो सुना है वी स्क्वायर, तो एक्चुअल है वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। दिस इज द एग्जैक्ट इक्वेशन। ऑल्दो हमें इस एग्जैक्ट इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वेक्टर फॉर्म में जो एग्जैक्ट इक्वेशन है वो यही है। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम लोग जैसे नॉर्मली लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं ये तो ये क्वेश्चन तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें लिखा है अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स वाई प्लेन सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर वेरीज विद टाइम इज आर दे रखा है 10√3t आई कैप और 10t माइनस टी स्क्वायर जे कैप। तो हम लोगों ने लिखा था, अगर आपको याद हो, आर को
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर कंपैरिजन करें तो एक्स की वैल्यू 10√3 टी आ रही है और वाई की वैल्यू 10t-t² आ रही है। तो अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूं तो vx मिलेगा, यानी 10√3, और अगर मैं y को डिफरेंशिएट कर दूं तो vy मिलेगा। अब इन्होंने कहा है इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे देखो vx तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, vy जरूर, t इक्वल टू 0 पे vy की वैल्यू t को 0 रख देंगे तो 10 होगी। तो देखो vx है 10√3, vy है 10। तो अगर हम लोग नेट वेलोसिटी बनाएं तो नेट वेलोसिटी ये हो गई, और लिखा है कि इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल, तो वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा है। तो वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, यानी 10√3 अपॉन 10, यानी √3। तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। ये है अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है पार्टिकल लीव्स द ओरिजिन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 3 I cap and a constant acceleration a is equal to minus I cap minus j cap upon 2. Its speed when its x coordinate is maximum is, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी 3 I कैप है, तो इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ x के अलोंग है 3, y के अलोंग तो है ही नहीं। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन जो x के अलोंग है वो तो है -1, और एक्सेलरेशन जो y के अलोंग है वो है -1/2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग x और y को बिल्कुल अलग करके पढ़ सकते हैं, हमें x में y को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अब जैसे अगर हम x की बात करें तो शुरू में अगर x की बात करें तो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन इस तरफ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे में क्या होगा कि पार्टिकल आगे जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा तो किसी जगह पे जाके रुकेगा और वापस लौट जाएगा। तो ये वो पॉइंट है
जहां पर उसका x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा, ये पॉइंट है P। अब ये जो पॉइंट है ना P, इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है तो इसीलिए तो मैक्सिमम है कि उससे आगे नहीं जा पाया, यानी कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी x वाली है ना वो 0 हो जाएगी। अब Vx होता है ux plus ax into t. Now Vx is 0, ux is 3, ax is -1 into t. तो we can write t is equal to 3। 3 सेकंड के बाद ऐसा होगा और 3 सेकंड के बाद x वाली वेलोसिटी 0। लेकिन अगर 3 सेकंड के बाद y वाली वेलोसिटी देखी जाए तो vy होगा uy प्लस ay इंटू टी। तो vy होगा uy कितना है 0, ay कितना है -1/2 और t कितना है 3। तो vy होगा -3/2। इसका मतलब कि जो पार्टिकल है उसकी x में वेलोसिटी 0 होगी, y में -3/2। तो स्पीड होती है। अब vx तो 0 है तो vy होगा सिर्फ 3/2। हेलो आप प्रेरणा बोलो। सर, आप लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे वो सॉल्व करने के लिए, तो उसका बता दीजिए, हो नहीं पाया। उसको मैंने उस समय हिंट भी तो दे दिया था। वो वाला कह रहे हो ना, वो जो सर कार टैक्सी वाला वो कौन सा वन टैक्सी वाला टैक्सी वाले को हिंट नहीं किया था कि कैसे करना है। नहीं सर सर, रीजनिंग से हो रहा है वो, फिजिक्स से तो नहीं हुआ। फिजिक्स से ही तो हो रहा है यार, रिलेटिव वेलोसिटी वाला नहीं बताया था। रीजनिंग से तो कर दिया था सर वो। यस सर, रिलेटिव वेलोसिटी वाला। उससे बता, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, किसी ने मेरे से पूछा भी था कि सर ये इसमें क्या करें। नहीं, आपके बैच में तो बताया था मैंने लास्ट में कि वो एक कार के 10 मिनट के बाद दूसरी कार जाती है तो डिस्टेंस 10 भी हो जाएगा। नहीं बताया था? नहीं सर, नो सर वो नहीं सिर्फ बताया। कोई हमारे बैच में नहीं था। अभी बता दो, ठीक। इस सवाल को हम देख सकते हैं। लिखा है अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। An acceleration of 10 meter per second square along y-axis is applied on the particle. The speed of the particle just after 1 second is. इसमें शुरू में पार्टिकल x के अलोंग चल रहा है और स्पीड 10 है, तो हम लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज 10 आई कैप। उस पर एक्सेलरेशन लगा y एक्सिस के अलोंग 10, तो जो एक्सेलरेशन है इट इज 10 j कैप। पूछ रहे हैं स्पीड बताओ 1 सेकंड के बाद, तो पहले तो मैं ये लिख सकता हूं
ये तो v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर कितना है 10i कैप प्लस a वेक्टर कितना है इंटू t इज 1 सेकेंड तो v वेक्टर आया 10i कैप प्लस 10j कैप तो जो स्पीड आ गई वो आ गई स्क्वायर रूट ऑफ यानी कि 10√2 इस क्वेश्चन को देख सकते हैं अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड ये शुरू में आफ्टर 6 seconds the particle is found to be moving with the same speed in a direction 60 degree north of east नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ the magnitude of average acceleration in this interval of times अब सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो जैसे एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग ये लिख सकते हैं लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो वो ये हो गया तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ अब v2 माइनस v1 तो यहां v1 और v2 दोनों दे रखे हैं शुरू में ईस्ट की तरफ है यानी शुरू में वेलोसिटी ये है बाद में 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है यानी बाद में वेलोसिटी ये है मैग्नीट्यूड इसका भी 6 है और हमें v2 माइनस v1 चाहिए यानी डिफरेंस चाहिए तो एक बार मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डिफरेंस होता है ना डिफरेंस अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो होता है 2v sin theta by 2 तो it will be 2 v will be 6 and sin 60 by 2 यानी 30 तो ये हो जाएगा 2 into 6 into 1 by 2 यानी कि 6 आ गया डेल्टा टी और डेल्टा टी भी 6 है तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आया 6/6 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो मेरे ख्याल में आपको मोशन इन अ प्लेन क्लियर हुआ विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन यस सर इस चैप्टर में Yes, sir. 3 टॉपिक और हैं
एक है रिलेटिव मोशन, एक है प्रोजेक्टाइल और एक है सर्कुलर मोशन। तो सर थोड़ा सा ऊपर कर दो ना। मैक्सिमम 3 क्लास में ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, सर थोड़ा सा। यस सर। हाँ वो वाला सवाल एक बार कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ये वाला कह रहे हो। यस सर। अ टैक्सी लीव्स द स्टेशन X फॉर Y एवरी 10 मिनट्स। ठीक है, हर 10 मिनट में एक टैक्सी X से Y की तरफ जा रही है। साइमultaneously अ टैक्सी लीव्स द स्टेशन Y था यहाँ पे। ठीक है, X एवरी द टैक्सी कांस्टेंट वाइस वर्सा इन 2 आवर। यानी कि देखो ये है X एक स्टेशन, ये है Y। X से एक टैक्सी निकली, फिर 10 मिनट बाद एक और टैक्सी निकली, फिर 10 मिनट बाद एक और टैक्सी निकली, और सबकी वेलोसिटी सेम है v। तो ये सोचो एक टैक्सी के 10 मिनट के बाद निकली ना दूसरी, तो टाइम 10 मिनट है, वेलोसिटी v है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस 10v हुआ ना, कोई भी दो टैक्सीज के बीच। अच्छा ऐसे इधर से भी टैक्सीज आ रही हैं, इधर वाली जो टैक्सीज हैं उनके बीच भी डिस्टेंस 10v है। तो अब ये देखो ये वाली टैक्सी है, ये इनको जब इन दोनों को मीट करे तो क्या बनेगा। देखो ये टैक्सी है, ये v से जा रही, इसके पीछे एक टैक्सी है, ये भी v से जा रही, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 10v है, और ये है कि इस तरफ से। अब अगर हम ये देखें तो ये वाली जो टैक्सी है और ये वाली तो जस्ट मीट करती है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 2v। डिस्टेंस कितना कवर करना है 10v, तो इसका मतलब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ गया, 5 मिनट लगे। इसका मतलब कि जो टैक्सी इधर से जा रही है वो हर 5 मिनट में एक इधर वाली टैक्सी से मिलेगी या नहीं, बताओ। क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको। यस सर। है ना। अब इन्होंने लिखा है कि टैक्सी को 2 घंटे लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, यानी 120 मिनट्स। अगर हर 5 मिनट में एक टैक्सी मिलती जाए तो कितनी टैक्सीज मिल जाएंगी, 24 टैक्सीज टोटल मिलेंगी। अब क्या है कि अगर पूरी टैक्सीज कैलकुलेट करते ना तो 24 आता, लेकिन उन्होंने लिखा है कि एन रूट फ्रॉम y टू x, मतलब कि सिर्फ यहां और यहां के बीच में निकालनी है। तो होता क्या है कि जैसे जब चल रही है ना तो लास्ट टैक्सी ना उसको यहां x पे जस्ट निकलती हुई मिलती है,
तो इसलिए इस टैक्सी को वो हटा देते हैं क्योंकि ये तो जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। तो बीच रास्ते में जो टैक्सीज उसको मिली वो 23 में। ठीक है सर प्लीज ये लास्ट वाला पॉइंट वापस से रिपीट कर दो एक बार। मैंने ये कहा कि जो टोटल 24 टैक्सीज मिली, बस जो लास्ट टैक्सी मिली ना वो एंड पे मिली, बस एक्स पे निकलती हुई। तो बीच रास्ते में जो टैक्सीज मिली वो एक हमने कम कर दी 24 में से। तो सर दूसरी साइड भी तो निकलते हुए मिलेगी ना एक, मतलब वाई क्या? की तरफ भी। क्या वाई की तरफ भी तो एक, मतलब स्टार्टिंग अभी निकल ही रही होगी तभी मिलेंगी। तो उनने ये तो पूछा कि जो टैक्सी वाई से चली है उसको बीच रास्ते में कितनी मिली, तो एक्स से आने वाली तो मिलेंगी उसको। यस सर। यस सर, आ गया सर। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ अगली क्लास में करेंगे हम थैंक यू सर। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस, ठीक है। उसमें वो रिवर बोट, ट्रेन मैन, ये सब, ठीक। ओके प्रोजेक्टाइल भी अगली क्लास। नहीं, अगर रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो गया तब कर पाएंगे प्रोजेक्टाइल, है ना। तो वही मैंने कहा ना, मैक्सिमम 3 क्लासेस बोल मैक्सिमम। ओके देन, बाय बाय सर मैंने आप बाय सर। थैंक यू।